Good morning students, welcome to Target JK Exams. My name is Mehak Tariq और मैं आपकी हिस्ट्री की फैकल्टी हूँ. मीनवाइल आई एम आल्सो टेकिंग सम यूनिट्स फॉर स्पेशलाइजेशन फॉर द एग्ज़ाम ऑफ सुपरवाइज़र. ठीक है, तो अभी तक आपने हमारा जो यूनिट थर्ड हम लोगों ने शुरू किया था. ठीक है, लास्ट क्लास में 2 क्लासेस जो हैं यूनिट थर्ड की हो चुकी हैं. यूनिट थर्ड में हम ह्यूमन राइट्स को कंप्लीट कर दिया था हम लोगों ने, कॉन्सेप्ट एंड एवोल्यूशन भी पढ़ लिया है और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स भी. तो आज का जो हमारा सब यूनिट है वो है अंडरस्टैंडिंग सेक्स, जेंडर एंड सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर. ठीक है गाइस, तो आज हम ये थर्ड सब यूनिट पढ़ेंगे और जो पहले दोनों सब यूनिट हैं इनके रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो थोड़ी देर के बाद ऐप पे भी अपलोड हो जाएंगे और यूट्यूब पे भी. ठीक है, तो आपको ये सुपरवाइज़र का जो फुल कोर्स है आप इसको अवेल कर सकते हैं. टारगेट जेके एग्ज़ाम की ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद आपको वहाँ पे सुपरवाइज़र का फुल कोर्स अवेलेबल है. आप महक 20 कूपन यूज़ करके फ़र्दर डिस्काउंट भी ले सकते हैं. ठीक है, उसके अलावा हमारे जो एसआई जो एग्ज़ाम आने वाला है एसआई का फाइनेंस का, उसकी आपको टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है. ओके, एंड आपको एनटी का और पटवारी का और जो आने वाले एसएसबी के एग्ज़ाम्स हैं उनके फुल कोर्सेज अवेलेबल. ठीक है, उसके अंदर टेस्ट सीरीज़ भी हैं, वीडियो कोर्सेज भी हैं. आप अभी जो है सुपरवाइज़र का जो कोर्स है वो आप ऐप से जाके ले सकते हैं और महक 20 कूपन यू कैन अप्लाई फॉर फर्दर डिस्काउंट. ठीक है गाइस, तो अभी दोनों सब यूनिट कंप्लीट होने के बाद आज हम थर्ड सब यूनिट स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग सेक्स, जेंडर एंड सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर. ओके, देखिए अंडर सेक्स, जेंडर और सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर को पढ़ाने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं कि सोशोलॉजी में इसका इतना इंपॉर्टेंस क्यों है. देखिए, जो आपका एग्ज़ाम है सुपरवाइज़र का, उसमें मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये वुमेन ज़्यादा ओरिएंटेड है, इसकी ओरिएंटेशन वुमेन टॉपिक्स पे बहुत ज़्यादा रहेगी. तो जो भी टॉपिक्स हैं जो वुमेन रिलेटेड हैं वो आपको बहुत ध्यान से पढ़ने हैं. ठीक है, उसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए जो आपका ये वाला भी टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर एग्ज़ाम परस्पेक्टिव. ओके, तो अभी टॉपिक है कि अंडरस्टैंडिंग सेक्स, जेंडर एंड डिवीजन ऑफ लेबर. ठीक है, देखिए इसको पूरा अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि सेक्स क्या होता है, जेंडर क्या होता है और डिवीजन ऑफ लेबर क्या है. ठीक है, तो देखिए सेक्स जो वर्ड है, बेसिकली द वर्ड सेक्स हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड. ठीक है, लैटिन लैंग्वेज जो है उससे सेक्स का वर्ड ड्राइव हुआ है, दैट इज़ सेक्शस, जिसका मतलब है गोनाड्स और पोटेंशियल. ठीक है, और हम इसको कहते हैं कि दिस इज़ फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन डिफरेंट सेक्शुअल ओरिएंटेशंस, और ये जो है ये बर्थ के टाइम पे भी डिटरमाइन होता है. ठीक है, इन शॉर्ट मैं आपको बोलती हूँ कि घर पे जब आपके कोई बेबी पैदा होता है, ठीक है, कोई बच्चा पैदा होता है, तो आप उसके जो सेक्शुअल ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जो ऑर्गन्स बाय नेचर उसको दिए जाते हैं गॉड के द्वारा, तो आप उन ऑर्गन्स को देख के बता सकते हैं कि ये गर्ल है या बॉय है. ठीक है, जो उसको गोनाड्स प्रोवाइडेड हैं, जो जेनिटल्स प्रोवाइडेड होते हैं, आप उनके बेसिस पे, जेनिटल्स होते हैं जो आपके सेक्शुअल ऑर्गन्स होते हैं. ठीक है, जो एक बच्चे में होते हैं, आप उस बच्चे का सेक्सुअल ऑर्गन देख के बता सकते हैं कि वो लड़का है या लड़की है. ठीक है, तो ये जन्म के टाइम पे ही हो जाता है. ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेक्स. ठीक है, इसको हम बोलते हैं ये आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन है. ठीक है, दैट इज़ इट इज़ डिटरमाइंड एट बर्थ. ठीक है, जब कोई बच्चा पैदा हो रहा है उस वक्त अगर वो लड़की है या लड़का है तो वो आपको उसके जेनिटल्स देख के ही पता चल जाएगा, तो वहाँ पे आप सीधा बोल सकते हैं कि ये लड़की है और ये लड़का है. ठीक है, तो यहाँ से आप इसको जो बायोलॉजिकल जो डिफरेंसेस हैं, मतलब ये बायोलॉजिकल इसलिए कहा जाता है क्योंकि फिजियोलॉजिकल, क्योंकि ये बाई बर्थ है. ठीक है, ये बाई नेचर है और ये बॉडी में पहले से तय होता है. और ये फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं, मतलब जो हमारे फिजिक में डिफरेंस हैं. एक लड़के का जो जब एक बेबी पैदा होता है, वेदर जिस गर्ल और बॉय, उन दोनों के कुछ फिजिक्स में डिफरेंसेस होते हैं. ठीक है, तो जो विद एज जो है वो डिफरेंसेस ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाते हैं. तो जो फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं दोनों सेक्सेस के बीच में, इस जो बायोलॉजिकल डिफरेंस है उसको हम सेक्स कहते हैं. ठीक है, तो आप नॉर्मली अगर हम सेक्स को एक्सप्लेन करें तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जैसे गर्ल और बॉय, जो बायोलॉजिकल डिफरेंस है. ठीक है, तो अब दूसरा वर्ड हमारे पास आता है जेंडर का. ठीक है, देखिए जेंडर जो है ना, जेंडर को एक्सप्लेन करने के लिए आप पहली चीज़ याद रखिए कि ये एक सोशल टर्म है. ठीक है, सोशल टर्म है.
ठीक है। अभी सोशल टर्म का मतलब ये है कि इसका जो लैटिन, ये भी लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है। पहले आपको ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट याद रखनी है। इट कैन बी आस्क्ड एज ऑब्जेक्टिव कि जो ये कौन से वर्ड से ड्राइव हुआ है, दैट इज़ लैटिन। इसमें सेक्शस याद रखना है और इसमें लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है, दैट इज़ जीनस। ठीक है, जीनस इसका जिसका मतलब होता है टाइप और सॉर्ट। ठीक है, हमको याद रखने कि जेंडर का मतलब क्या है कि देखिए जिस तरह बेबी पैदा हुआ तो एक बायोलॉजिकल बाई नेचर की मतलब उन्हें भगवान ने उन एक को लड़का पैदा किया, एक को लड़की पैदा किया। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो विद टाइम बच्चों के अंदर डेवलप होना शुरू हो जाती हैं दोनों जेंडर्स के बीच में, तो ये जो उसको हम जेंडर कहते हैं। ठीक है, इसकी मैं छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि आप देखते हैं जैसे एक बच्चा बड़ा होने लगता है तो लड़कियों को कहा जाता है कि यू हैव टू प्ले विद द डॉल्स, एंड लड़के जो हैं वो कार्स वगैरह के साथ खेलते हैं। तो दिस इज समथिंग विच इज़ लाइक सोशली कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, दो बच्चे वो तो उनको जब वो पैदा हुए तो उन्हें थोड़ी ना पता था कि लड़कियों को स्पेसिफिकली पिंक कलर या डॉल्स के साथ ही खेलना होता है या लड़के को जो है वो कार के साथ खेलना होता है। तो ये एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि किस तरीके से सोशली वो बच्चा लर्न करता है। ठीक है, और ये सोसाइटी के अंदर ये बन गया है कि लड़कियों को डॉल्स ही पसंद होती हैं और लड़कों को जो है वो कार्स पसंद होती हैं। तो जो इस तरीके से वो विद टाइम सोसाइटी से, घर से, फैमिली से सीखते हैं और जो उनके अंदर एक नेचर बनता जाता है, हम उसको जेंडर कहते हैं। ठीक है, तो जेंडर जो है वो कल्चरली और सोशली कंस्ट्रक्ट है। ठीक है, होप यू गॉट दिस डिफरेंस कि जैसे सेक्स जो है वो तो बायोलॉजिकल है, ये बायोलॉजिकल होता है, ये फिजियोलॉजिकल होता है। जो आप जिस तरह पैदा हुए हैं उसमें डिफरेंस जो एक बच्चों के बीच में होते हैं ये बायोलॉजिकल है, फिजियोलॉजिकल है। लेकिन जेंडर क्या है, जेंडर थोड़ा सा सोशल कंस्ट्रक्ट है, जेंडर थोड़ा सा सोसाइटी के साथ एसोसिएटेड है। जेंडर जो है वो सोसाइटी बनाती है। ठीक है, एक पर्टिकुलर तरह की चीज़ें एक सेक्स के साथ जब जुड़ जाती हैं तो उसको जेंडर का नाम दे दिया जाता है। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने डॉल्स और कार्स की एग्जांपल दे दी आपको। इस तरीके से और भी आप अपने आगे पीछे की छोटी छोटी एग्जांपल जो बच्चों में आप नोटिस करेंगे कि पिंक कलर जो है वो लड़कियों के साथ एसोसिएटेड है, ब्लू कलर लड़कों के साथ एसोसिएटेड है। ये तो बाई बर्थ नहीं था, दिस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ बायोलॉजिकल प्रेजेंट इन दैट किड्स, ये तो विद टाइम सोसाइटी बताती है। ठीक है, तो ये जेंडर बन जाता है, ये तो बच्चों की बात है। फिर धीरे धीरे जब हम आगे हम इसमें देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक घर के अंदर, एक हाउस होल्ड के अंदर जो हम मतलब इसमें हम कहते हैं कि जैसे एक हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड के अंदर बोला जाता है कि जो किचन का काम है, फॉर एग्जांपल खाना बनाने का काम है वो मदर करती है। ठीक है, वो एक लड़की करती है। और जो जॉब करने का यानी बाहर का काम है वो फादर करते हैं, वो एक लड़का करता है। ठीक है, ये भी एक जेंडर पर्सपेक्टिव है। ठीक है, ये जेंडर, इसको हम बोलेंगे जेंडर पर्सपेक्टिव बना दिया गया, जेंडर रोल्स दे दिए गए। यानी एक माँ, एक लड़की जो है वो किचन का ही काम करेगी और जो आदमी है, जो मैन है, दैट फादर ऑफ द हाउस विल डू जॉब। ओके, तो ये तो बाई बर्थ नहीं था, ये बाई नेचर तो हमें किसी ने नहीं बताया कि किसको कौन सा काम करना है, ये हमें सोसाइटी ने बताया। तो इसी को हम बोलते हैं जेंडर कंस्ट्रक्ट विच इज़ डन बाई सोसाइटी। ठीक है, ये आपको दोनों का डिफरेंस याद रखना है। आपसे पूछा जाएगा जेंडर जो है ये एक सोशल कॉन्सेप्ट है। सोशल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि सोसाइटी इसको कंस्ट्रक्ट करती है, और मीनवाइल जो सेक्स है दैट इज़ डिटरमाइंड बाई नेचर। ठीक है, दैट इज़ बायोलॉजिकल। ठीक है, उसमें इंसान का कोई ज़्यादा रोल नहीं होता है, दैट इज़ डिटरमाइंड बाई नेचर। वो तो भगवान आपको जो देंगे, आपको उस चीज़ में वो एक्सेप्ट, एक इंसान का उसमें कोई रोल नहीं है, दैट इज़ फिजियोलॉजिकली डिफरेंट। एंड जेंडर समथिंग विच इज़ कंस्ट्रक्टेड बाई सोसाइटी। ठीक है, तो हम इसका फर्दर आगे पढ़ेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगेगा। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि जेंडर और सेक्स के बीच में मैंने एक टेबल बनाया है जिसमें आपको मैंने ईजिली एक्सप्लेन हो जाएगा कि किस तरीके से दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए, सेक्स को कहा जाता है बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। मतलब एक लड़की की बॉडी में, एक लड़के की बॉडी में, मैन एंड ए वुमेन बॉडी के बीच में जो फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस तो होती हैं, बायोलॉजिकल होते हैं, एंड दैट इज़ बाई नेचर, तो इसको हम सेक्स कहते हैं। लेकिन सोशल और कल्चरल डिफरेंसेस, यानी जो मैन है वो एक पर्टिकुलर काम करेगा और जो वुमेन है वो एक पर्टिकुलर काम करेगी। वुमेन जो है खाना बनाने का काम करेगी, मैन जो है फाइनेंस मतलब जॉब का काम करेगा। तो दिस इज समथिंग विच हैज़ बीन सोशली कंस्ट्रक्टेड, तो ये किसी ने बताया नहीं है, तो इसको हम जेंडर बोल देते हैं। जेंडर इज़ ए सोशल टर्म। सबसे पहले आपको यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जेंडर क्या है। जेंडर इज़ ए सोशल टर्म। ठीक है, ये सोसाइटी ने बनाया, ये रोल्स हमको सोसाइटी ने दिए हैं। ठीक है, अगला डिफरेंस है, कहते हैं कि जो सेक्स होता है दैट रिमेन सेम। ठीक है, आपको याद रखना है कि फॉर एग्जांपल अब तो थिंग्स गॉट चेंज और अब हम आगे इसके बारे में हम
देखेंगे कि अब कैसे चीज़ें चेंज हो रही हैं, बट ऐसा अभी भी जो है बुक्स में या फिर जो अभी भी यही माना जाता है कि अगर आपको जो भगवान ने बाय नेचर, इफ़ यू आर गिवन ए पर्टिकुलर सेक्स, इफ़ यू आर वुमेन बाय नेचर, इफ़ यू आर मैन बाय नेचर, तो वो सेम रहता है, ठीक है। उसमें टाइम और कल्चर का कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता और वो यूनिवर्सल रहता है, ठीक है। दैट चेंज इज़ यूनिवर्सल। मतलब अगर आप वुमेन है, मैन है, वो जो अमेरिका में है वो चाइना में भी वुमेन मैन है, तो देर आर टू सेक्सेस, तो वो पूरी दुनिया में टू ही सेक्सेस हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। लेकिन मीन वाइल जेंडर में क्या होता है, जेंडर रोल जो हैं वो डिफर करते हैं कल्चर टू कल्चर, ठीक है। आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि ये कल्चरल स्पेसिफिक होता है, ठीक है। ये यूनिवर्सल होता है, सेम होता है, इसमें चेंज ज़्यादा नहीं आता है, तो इसके अंदर लेकिन क्या है कि कल्चरल स्पेसिफिक होता है। कल्चरल स्पेसिफिक का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल एक अर्बन और रूरल के अंदर ही चेंज देख लीजिए। एक रूरल की जो बहुत गाँव में जो औरतें होती हैं, जो कि यूनिवर्सल रूल नहीं है, अभी बहुत सारे चेंजेस भी आ चुके हैं, लेकिन ऑन जनरल जो गाँव की औरतें होती हैं वो घर के अंदर रह के खाना बनाती हैं। लेकिन जब हम शहरों की तरफ जाते हैं तो हम देखते हैं कि वुमेन आर नॉट ओनली अलाइंड इन किचन ऑनली, ठीक है। वो बाहर जाके जॉब भी करती हैं, काम भी करती हैं। ऑलमोस्ट अर्बन एरिया में मैक्सिमम औरतें जो हैं वर्किंग होती हैं, तो दोनों का कल्चरल डिफरेंस आपको दिखता है, ठीक है। जो गांव की औरतें होंगी वो बहुत ज़्यादा, मतलब वो घरों के अंदर उनका माना जाता है कि यू हैव टू कुक ऑनली, तो वो घर के अंदर एक हाउसवाइफ का रोल प्ले कर रही होती हैं। लेकिन शहरों में एक कल्चरल डिफरेंस देखने को मिलता है, तो वहाँ पे जेंडर रोल्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। जेंडर रोल का मतलब ये है कि अगर जो औरत वुमेन का काम है गाँव के अंदर और शहर के अंदर, वो हमें चेंज दिखता है, इसलिए कल्चरल स्पेसिफिक है। यानी जैसे जैसे कल्चरल चेंज होगा उस तरह से जेंडर रोल्स भी चेंज होंगे। इसमें मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहती हूँ। इसमें एग्जांपल आती है एक दो तरह की सोसाइटीज़, हम आपने सोसाइटी में पढ़ा होगा, ठीक है। एक होती है पैट्रियार्कल सोसाइटी, ठीक है, पैट्रियार्कल सोसाइटी होती है। एक होती है मैट्रियार्कल सोसाइटी, ठीक है, मैट्रियार्कल सोसाइटी। तो आप देखते हैं कि बहुत पैट्रियार्कल सोसाइटी होती है जहाँ मैन जो है वो हेड होता है, ठीक है, और मैट्रियार्कल सोसाइटी में जो है वो वुमेन जो होती है वो हेड होती है, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे, अभी तो मैक्सिमम इंडिया के अंदर जो है पैट्रियार्कल कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे फादर जो होता है ही इज़ द हेड ऑफ द हाउस, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारी जो हमारी ट्राइब्स हैं या बहुत सारा नॉर्थ ईस्ट के रीजन में कुछ ऐसी जगहें हैं या साउथ में, वो पैट्रियार्कल सोसाइटी को फॉलो करती हैं। पैट्रियार्कल यानी जो वुमेन होती है वो हेड ऑफ द हाउस होती है, उनमें जो प्रॉपर्टी होती है वो वुमेन टू वुमेन, एक माँ अपनी बेटी को और बेटी अपनी बेटी को ट्रांसफ़र करती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों सोसाइटीज़ में डिफरेंस आ गया, कल्चर चेंज हो रहा है दोनों सोसाइटीज़ का। पैट्रियार्कल सोसाइटी, मैट्रियार्कल सोसाइटी में हम वुमेन का रोल अलग अलग देख रहे हैं। यहाँ पे वुमेन जो है वो हेड का काम कर रही है और यहाँ पे मैन हेड का काम कर रहा है, तो रोल्स अलग अलग हो गए, ठीक है, रोल्स अलग अलग हो गए। तो यानी जो जेंडर के रोल्स हैं ना, जो जेंडर का कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं कल्चरल स्पेसिफिक है, ठीक है, वो कल्चर पे डिपेंड करता है। लेकिन आपको पता है कि सेक्स का ऐसा नहीं है, सेक्स एक बायोलॉजिकल टर्म है जो सेम रहती है, ठीक है। वो आप वो कहीं भी कल्चरल स्पेसिफिक ऐसा नहीं होता है, ठीक है। फिर एक और चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है कि सेक्स कैन नॉट बी चेंज्ड, ठीक है, मतलब मोर और लेस, ठीक है। अभी तो वी आर कमिंग विद, एज द साइंस इज प्रोग्रेसिंग एंड वी आर कमिंग विद मोर साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज, एंड अभी तो सेक्सुअल पूरा का पूरा वो ओरिएंटेशन चेंज भी हो सकती है और उसमें बहुत सर्जरीज भी इन्वॉल्व हैं। लेकिन ऑन बुक्स अभी भी जो सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से हम पढ़ते हैं तो हम ये मानते हैं कि सेक्स कैन नॉट बी चेंज, हम इसे बदल नहीं सकते, ठीक है। आप जिससे बॉर्न होते हैं आपको लाइफ टाइम वही रखना पड़ता है, लेकिन ये कैन बी चेंज, जेंडर कैन बी चेंज, ठीक है। ये सोसाइटी डिटरमाइन करती है और आप इसमें जेंडर का रोल जो है वो चेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी स्पेसिफिक कल्चर में रहते हैं जहाँ पे वुमेन को इतने राइट्स नहीं है, मीनवाइल आप किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे वुमेन को बहुत सारे राइट्स हैं, तो वहाँ पे आप देखते हैं कि आपका जेंडर रोल जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये लर्न किया जा सकता है, ठीक है। आपको इनके डिफरेंसेस बहुत अच्छे से याद रखने हैं क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन आ सकता है। पहला तो मैंने आपको बता दिया कि दैट इज़ बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, ये सोशोलॉजिकल और कल्चरल डिफरेंस है, ये कल्चर और सोसाइटी पे डिपेंड करता है जेंडर, ठीक है। और ये सेम रहता है, ये चेंज होता रहता है, ये जो है हम सीखते हैं सोसाइटी से, लर्न करते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो है ये मोर और लेस चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। ये हो गया आपका डिफरेंसेस, ठीक है। अब इसके रिलेटेड हम कुछ फीचर्स भी देखते हैं।
जो फीचर्स हैं जेंडर के मैं आपके सामने लेके आ रही हूँ। तो आपने मोर पढ़ लिए हैं ऊपर वाले लेक्चर में, इसमें दोबारा से हम रिवाइज कर लेंगे। देखिए फीचर ऑफ जेंडर में कहते हैं कि सबसे पहले दैट इज़ सोशोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट, ये हम पढ़ चुके हैं। सोशोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट यानी सोसाइटी इसको बनाती है, सोसाइटी हमें बताती है कि जेंडर वुमेन कौन है और मैन कौन है, वुमेन का काम क्या है, मैन का काम है। जो जेंडर का पर्सपेक्टिव है वो सोसाइटी बनाती है, ठीक है। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई ये डायनामिक कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल आपको याद रखना है, यही ऑब्जेक्टिव आएंगे कि जेंडर जो है ये डायनामिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये चेंज होता रहता है, मैंने आपको बताया कि जैसे एजुकेशन के साथ चेंज होगा या फिर दूसरे कल्चर्स के साथ मिक्स होने से चेंज होगा, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपका ये मानना है कि आप ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते तो आपको तब लगता है कि नहीं मतलब आप अलग तरह से सोचते हो कि नहीं वुमेन शुड डू पर्टिकुलर जॉब, ठीक है, दिस पर्टिकुलर जॉब, ठीक है। लेकिन जब आप जैसे जैसे एजुकेट होने लगते हो तो फिर आपको लगता है कि नहीं वुमेन कैन डू अदर जॉब्स ऑल्सो, ठीक है। जैसे मैं आपको इसमें एक एग्जांपल देती हूँ, आपने एक अच्छी मूवी देखी होगी करीना कपूर की, दैट इज़ की एंड का, ठीक है। आई पर्सनली लाइक दैट मूवी। उसके अंदर जो है वो द हीरो ऑफ दैट मूवी वो घर के हाउस होल्ड का काम करता है एंड एक्ट्रेस जो हीरोइन है दैट डू जॉब, ठीक है। तो वहाँ पे मोस्ट मतलब इस मूवी का फोकस यही था कि जेंडर रोल जो है वो एक्सचेंज हो जाते हैं, एक्सचेंज हो सकते हैं। एक औरत जो है वो बाहर जाके कमा सकती है और एक मैन जो है अगर उसको कुकिंग करना अच्छा लगता है, घर के अंदर रहना अच्छा लगता है तो वो ये कर सकता है। पर ये जो जेंडर रोल का ये कॉन्सेप्ट है जो हम सीखते हैं डायनामिक कॉन्सेप्ट है, या आप जो है एजुकेशन के साथ या फिर अगर आप दूसरे कल्चर्स के साथ जब कॉन्फ्लुएंस होता है आपका, आप उनसे भी कुछ सीखते हैं। आप जैसे रूरल एरिया से आप अर्बन एरिया में आते हैं तो अर्बन एरिया में यू कम टू नो अबाउट डिफरेंट थिंग्स, आप यहाँ पे सीखते हैं कि मतलब जेंडर स्पेसिफिक चीज़ें नहीं होती हैं। फॉर एग्जांपल इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स दी जाती हैं, जैसे आप लगा लें कि फॉर एग्जांपल प्लम्बर का काम है, ठीक है। प्लम्बर मोर और लेस हम मानते हैं कि ये एक मैन एक्टिविटी है, लेकिन अब हम देखते हैं कि इन शहरों में बहुत जगह वुमेन ऑल्सो डू दिस थिंग्स, ठीक है। वुमेन भी काम कर रही हैं, एज ए प्लम्बर काम कर रही हैं, एज ए इलेक्ट्रिशियन काम कर रही हैं। आर्मी के अंदर हम देखते हैं कि वुमेन का कितना ज़्यादा अभी वो इंडल्जेंस है उनका, इतना ज़्यादा उनको लिया जा रहा है आर्मी के अंदर भी। तो बहुत सारे ऐसे काम थे जो एक टाइम तक माना जाता था कि ओनली मैन कैन डू इट, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो आप इसको, ये एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है जेंडर का, आप इसको एजुकेशन के साथ और दूसरे कल्चर्स के साथ मिलकर आप सीखते हो, चेंज होता रहता है, ठीक है। तीसरा इसका फीचर क्या है कि दिस इज़ लर्नड बिहेवियर, ठीक है। लर्न बिहेवियर का मतलब क्या है कि आप इसको लर्न करते हैं। लर्न बिहेवियर सोशलाइजेशन के थ्रू, ठीक है। आप सोशलाइजेशन के फर्स्ट यूनिट के अंदर ही आपने पढ़ा होगा सोशलाइजेशन के जो हमारे पास बहुत सारे जो हमारे पास सोशलाइजेशन के जो फैक्टर्स होते हैं उसमें जैसे फैमिली से आप सीखते हो, ठीक है, आप फ्रेंड्स से सीखते हो, ठीक है। उसके बाद आप अपने स्कूल से सीखते हो, या फिर बहुत सारे जो सोशलाइजेशन के आपने अलग अलग एजेंट्स पढ़े हैं। जैसे जैसे हम फैमिली से सीख रहे हैं बिहेवियर, जेंडर रोल्स, जेंडर के बारे में फ्रेंड से सीख रहे हैं, ठीक है। तो ये एक लर्नड बिहेवियर है, ठीक है, आपको याद रखना है। उसके बाद जेंडर जो है उसके अंदर पर्सनैलिटी ट्रेट्स इंक्लूड होते हैं, ठीक है। जेंडर के अंदर जो है ट्रेट्स यानी पर्सनैलिटी ट्रेट्स इसके अंदर ज़्यादा फोकस होता है। मीनवाइल सेक्स में हमने देखा कि दैट इज़ ओनली बायोलॉजिकल डिफरेंस, बट जेंडर इंक्लूड पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऑल्सो, कि लड़के जो हैं फॉर एग्जांपल रोते नहीं हैं, दिस इज़ समथिंग विच इज़ सो स्पेसिफिक, एक जेंडर स्टिग्मा बन गया कि मैन डोंट क्राई, तो वो एक ट्रेट बन गया। ट्रेट कहते हैं करेक्टर को, पर्सनैलिटी ट्रेट बन गया। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब थिंग्स आर गेटिंग चेंज एंड पीपल आर गेटिंग मोर एजुकेटेड, देन दे कम टू नो कि ये एक जेंडर स्पेसिफिक करके इसको बना दिया गया कि मैन डोंट क्राई, बट अब ऐसा नहीं है। एक पर्टिकुलर ट्रेट किसी एक सेक्स के साथ जोड़ देने को ही हम जेंडर कहते हैं, लेकिन अब ये चेंज हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि डिटरमाइंस द एक्सेस टू रिसोर्सेज, ठीक है। इसका मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल नॉर्म सेट किए गए हैं, ठीक है। जैसे हम फैमिली के अंदर आप देखते हैं, फैमिली के अंदर आप देखें कि जो मैन होता है या जो बॉय चाइल्ड होता है उसको अगर हम खाने में भी देखेंगे ना, तो फॉर एग्जांपल ही विल अगर घर में चिकन बना होगा तो आप देखना कि ही विल गेट ए पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द चिकन एंड ही विल गेट मोर रिसोर्सेज, ठीक है। ही विल गेट मिल्क, ठीक है। अगर दूध में एक ही
गिलास दूध होगा घर के अंदर तो वो हमेशा लड़के को ही पहले दिया जाएगा, ठीक है। या फिर हम छोटी छोटी एग्जांपल्स अपने आगे पीछे देखते हैं, लड़कों को जो है अच्छे स्कूल्स में डाला जाता है, मीनवाइल गर्ल्स को ठीक है पास में कोई स्कूल होगा वहाँ डाल दिया जाएगा। हायर एजुकेशन के लिए लड़कों को ज़्यादा भेजा जाता है, गर्ल्स का जो है हायर एजुकेशन में बहुत कम है। आप इनका देखते हैं कि इंटेलिजेंस बहुत कम है। तो इस तरीके से जो रिसोर्सेज डिटरमाइन किसको कितना मिलेगा वो जेंडर तय करता है, ठीक है। जेंडर यानी सोसाइटी तय करती है कि किस सेक्स को कितना मिलेगा, ठीक है। अब उस सेक्स के रिलेटेड जो हमने रूल्स बना दिए हैं उसको हम जेंडर कहते हैं, ये सोसाइटी बनाती है। और ये जो जेंडर का ये पर्सपेक्टिव है ये हमें बताता है कि किसको कितने रिसोर्सेज मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने देख लेना है। उसके बाद ये कहते हैं कि दिस कम विथ 4 आवर्स। 4 आवर्स का मतलब क्या है जेंडर के अंदर? जेंडर के अंदर राइट्स, यानी आपको कुछ राइट्स दिए जाते हैं, आपको उस राइट्स के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, आपको कोई रोल भी प्ले करना पड़ता है, और रिलेशनशिप्स भी जेंडर के साथ एसोसिएटेड हैं, ठीक है। यानी 4 आवर्स यानी जेंडर जो है उसके अंदर हम 4 चीज़ों का ध्यान देते हैं कि उस पर्टिकुलर जेंडर को कुछ राइट्स भी मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक मैन है तो मैन को कुछ सोसाइटी राइट्स भी देती है, मतलब उसके साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी देती है और कुछ रोल भी देती है कि एक मैन को एज ए फादर, एज ए ब्रदर, इस तरह कुछ रोल्स मिलते हैं सोसाइटी के अंदर। और वो रिलेशनशिप्स भी जो हैं वो जेंडर ओरिएंटेड होती हैं, ठीक है। तो ये हो गया जेंडर का कॉन्सेप्ट। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल कि जेंडर क्या होता है। ये एक सोशोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, सोसाइटी बनाती है, ठीक है। जब आप एक घर में एक बच्चा पैदा होता है, एक बॉय पैदा होता है, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि ये सेक्सुअली बॉय है। अब सोसाइटी क्या करेगी? सोसाइटी इसको कुछ चीज़ें बताएगी, कुछ नॉर्म्स बताएगी। सबसे पहले नॉर्म तो यही होगा कि यू हैव टू बी लाइक कलर ब्लू, ठीक है। उसके बाद आपको कार्स के साथ खेलना है। उसके बाद जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा, मैन डोंट क्राई, ठीक है, वो रोते नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें लड़के को बताई जाएंगी। फिर लड़कों को रिसोर्सेज ज़्यादा दिए जाएंगे तो उनको ये बताया जाएगा कि यू हैव कंट्रोल, मोर कंट्रोल ऑन द फीमेल ऑफ योर फैमिली। तो इस तरीके से ये बढ़ते बढ़ते जो है देन वो जब बड़ा होते हैं तो उसको ये बता दिया जाता है कि आपको जॉब करनी, पर्टिकुलर जॉब, यू कांट गो इन टू द किचन एंड कुक, ठीक है। ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है, थोड़ा बहुत। मतलब जिस तरह से जेंडर रोल जो है ये सोसाइटी जो है धीरे धीरे सिखाती है। तो ये आपको याद रखना है कि सेक्स इज़ बायोलॉजिकल थिंग विच इज़ बाय बर्थ, बट जब सोसाइटी ये सारी की सारी चीज़ें सिखाना शुरू करती है उस पर्टिकुलर सेक्स को तो वो जेंडर बन जाता है, ठीक है। तो ये आपको होप ये क्लियर हो गया होगा। आगे हम पढ़ते हैं कि WHO का जो है, WHO यू नो द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इनका एक जो डेफिनेशन है इसको पढ़ना ज़रूरी है। तो हम एक बार इसको देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। ये कहते हैं कि जेंडर क्या है? इट इज़ सोशली कंस्ट्रक्टेड, ये हमने पढ़ लिया, सोशली कंस्ट्रक्टेड है। करेक्टर ऑफ मैन एंड वुमेन, ओके, सच एज नॉर्म्स और रूल्स और रिस्पॉन्सिबल रिलेशनशिप्स वेरीज फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी, ठीक है। ये कहता है जेंडर क्या है? एक सोशोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है औरतों और मर्दों के लिए, और ये धीरे धीरे जो कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ रोल्स हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उस पर्टिकुलर सेक्स के साथ जोड़ दी जाती हैं, और ये सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करता है, ठीक है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, दैट इज़ मेडिसन बेंटले की। ये कहता है कि जेंडर क्या है? दैट इज़ सोशलाइज्ड ऑब्वर्स ऑफ सेक्स, ठीक है। सेक्स में जब सोशलाइजेशन डाल दी जाए तो आप कह सकते हैं कि जेंडर बन जाता है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि साइमन डी बेवर, साइमन डी बेवर जो है ये आपको याद रखना है, ये एक बहुत इनका फेमिनिस्ट, बहुत बड़ी फेमिनिस्ट है। और आप जब फेमिनिज्म की थेरीज पढ़ते हैं तो साइमन डी बेवियर का नाम आता है, ठीक है। ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है जो आपको याद रखना है, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इनकी किताब का नाम है द सेकेंड सेक्स, ठीक है, सेकेंड सेक्स। और ये फेमिनिस्ट हैं तो ये वुमेन को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती हैं, वुमेन राइट्स को। तो इनका ये इंपॉर्टेंट कोटेशन है, दैट इज़ वन इज़ नॉट बोर्न ए वुमेन, वन बिकम्स वन, ठीक है, वन बिकम्स ए वुमेन, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मतलब जो कोई वुमेन जो है, मतलब वुमेन यानी एक ऐसा पर्टिकुलर सेक्स जिसके अंदर जो काम करती है घर का, ठीक है। उसके बाद मतलब उसको बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस दी जाती हैं, या फिर मतलब वुमेन को हरासमेंट किया जाता है। तो वुमेन का जो टर्म है ना, इसको ये इस तरीके से एक्सप्लेन करती हैं, और ये कहती हैं कि जो वुमेन है ना वो पैदा नहीं होती है, वो विद टाइम बना दी जाती है। तो कहीं ना कहीं ये जेंडर का बता रही हैं कि वुमेन जो है वो एज ए नॉर्मल बेबी तो घर में पैदा हो गया, लेकिन विद टाइम सोसाइटी उसको पर्टिकुलर चीज़ें सिखाती
बताती है कि तुम्हें ऐसा बनना है, यू हैव टू बी यू शुड टॉक लेस एंड यू शुड पर्टिकुलरली कुक एंड यू शुड पर्टिकुलरली डू दिस। तो ये जितने भी पर्टिकुलर रोल्स हैं ये हमें सोसाइटी बताती है, और वो फिर धीरे धीरे वुमेन नाम का एक स्पीशीज़ बन जाता है जो जो बहुत दब जाता है सोसाइटी के अंदर। ठीक है, ये एक फेमिनिस्ट हैं, तो ये इस तरीके की बात करती हैं, और इनकी किताब का नाम है द सेकंड सेक्स। आपको इनकी बुक का नाम याद रखना है, मैं भी पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास डेफिनेशन आती है जॉन मॉरे की। जॉन मॉरे जो है इनने जेंडर रोल का टर्म दिया। जेंडर रोल मैं आपको बता चुकी हूँ, जिस तरीके से जेंडर है, एक पर्टिकुलर जेंडर को कुछ रोल दिए जाते हैं सोसाइटी के द्वारा कि आपको ये रोल करने। मैं आपको एग्जांपल दे चुकी हूँ कि फॉर एग्जांपल वुमेन ऑफ द हाउस हैज़ टू कुक इन द किचन एंड मैन ऑफ द हाउस हैज़ गो आउट एंड अर्न। तो ये जो रोल है ना, ये हमें किसने बताया? सोसाइटी ने बताया। इसी को जेंडर रोल्स कहते हैं। ठीक है, रोल्स कहते हैं जो आप किरदार प्ले करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद एक टर्म आती है जेंडर स्टीरियोटाइप। ये आपको पता होनी चाहिए। जेंडर स्टीरियोटाइप का मतलब है कि सोशल बिलीफ दैट सर्टेन ट्रेड्स आर इनहेरिटेडली एसोसिएटेड विद बीइंग मेल और फीमेल। ठीक है, स्टीरियोटाइप का मतलब ये है वही के फॉर एग्जांपल एक वुमेन है, उनको किचन के अंदर ही काम करना है। फॉर एग्जांपल मैन जो है वो रोते नहीं है, ये तो अभी बहुत चल रहा था काफ़ी टाइम से, हम मीडिया में देखते हैं कि मैन डोंट क्राई। तो ये एक स्टीरियोटाइप है, एक पर्टिकुलर जेंडर के साथ जोड़ दिया गया। ठीक है, इसको हम स्टीरियोटाइप कहते हैं, यानी एक ऐसा करेक्टर जो मान दिया जाता है कि ये ही मेल ऐसा ही करते हैं, तो ये स्टीरियोटाइप है। ठीक है, ऐसा होता नहीं है, ऐसा कोई यूनिवर्सल रूल नहीं होता। इसको हम स्टीरियोटाइप कहते हैं जब एक पर्टिकुलर ट्रेट को आप किसी पर्टिकुलर जेंडर के साथ एसोसिएट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया जेंडर, और ये मैं आपको जेंडर और सेक्स का डिफरेंस और इसका फीचर्स भी पढ़ा चुकी हूँ इन डिटेल। ठीक है, अब हम देखते हैं कि थर्ड जेंडर का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अभी हमने देखा कि हमने इसके बारे में पढ़ा कि ठीक है, हमारे पास जो है बाई नेचर जो है वो टू सेक्सेस प्रोवाइड किए जाते हैं। टू सेक्सेस प्रोवाइड किए जाते हैं, एक होता है मेल, एक होता है फीमेल। ठीक है, लेकिन ये विद टाइम जो है हम देखते हैं कि ऐसा नहीं होता। कई बार बायोलॉजिकल डिफरेंसेस या साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से स्ट्रिक्टली दो सेक्स नहीं होते। ठीक है, तो बहुत टाइम तक जो गवर्नमेंट्स थी या जो सोसाइटी थी वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाई, और जो ये लोग थे विच डू नॉट बिलोंग टू पर्टिकुलर मेल एंड फीमेल सेक्शन, उनको बहुत ज़्यादा हरासमेंट फेस करनी पड़ी सोसाइटी से भी और बाय लॉज ऑल्सो। ठीक है, तो विद टाइम क्या होता है कि हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब एजिटेशन होती है इनके राइट्स को लेके, और बाद में अभी जो इतने साल इनको लगे और फाइनली दे गॉट सम सिविल पॉलिटिकल राइट्स ऑल्सो एंड सम काइंड ऑफ एक्सेप्टेंस फ्रॉम सोसाइटी ऑल्सो। अभी उनको सोसाइटी भी धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रही है, और उनको गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड जो है गवर्नमेंट डिफरेंट नेशंस की उनको सपोर्ट कर रही है। ठीक है, जैसे इसकी एग्जांपल फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि हमारी कम्युनिटी में जिनको हिजराज कहा जाता था, ठीक है, हिजराज कहते हैं, या फिर जो ये इस तरह के जो लोग हैं जिनको हम थर्ड जेंडर कहते हैं, जो पर्टिकुलरली ना मेल है ना फीमेल है, इनको थर्ड जेंडर कहा जाता है। तो इनके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि हम जब जेंडर पढ़ रहे हैं, जेंडर रोल्स पढ़ रहे हैं, तो थर्ड जेंडर ऑल्सो बिकम है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, देखते हैं थर्ड जेंडर के बारे में। देखिए, थर्ड जेंडर मैंने आपको बता दिया क्या होता है। थर्ड जेंडर होता है कि ऐसा जेंडर, थर्ड जेंडर का मतलब है कि ऐसा जेंडर जो मेल और फीमेल नहीं है, पर्टिकुलर जो एक मेल और फीमेल के साथ रोल्स एसोसिएटेड हैं, या फिर सेक्सुअल बायोलॉजिकल फिजिक है, ना वो फीमेल है ना वो मेल है, तो इसको थर्ड जेंडर कह दिया जाता है, थर्ड जेंडर कह दिया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखते हैं कि WHO की इनको ट्रांसजेंडर्स भी कहा जाता है। ट्रांसजेंडर एक अम्ब्रेला टर्म इनको कहा जाता है। WHO का जो है इनका एक डेफिनेशन देता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वो कहते हैं कि ट्रांसजेंडर जो है एक अम्ब्रेला टर्म है। अम्ब्रेला टर्म कहते हैं एक बड़ी टर्म है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे और भी टर्म्स आते हैं। ये एक ऐसे पर्सन को डिस्क्राइब करते हैं जिसका जेंडर बिहेवियर जो है डज नॉट कन्फर्म टू टिपिकल एसोसिएटेड विद सेक्स। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर वो मतलब सेक्सुअली यानी बायोलॉजिकली यानी वो गर्ल है, ठीक है, लेकिन अगर उसका बिहेवियर लड़कों जैसा है, ठीक है, अगर वो लड़कों की तरह बिहेव करती है, तो हम उसको ट्रांसजेंडर बोल देंगे, या फिर हम उसको थर्ड जेंडर बोल देंगे। ठीक है, जो थर्ड जेंडर होता है ये जो है ये बायोलॉजिकल भी हो सकता है, कुछ बायोलॉजिकल चेंजेस भी होती हैं तो उसकी वजह से थर्ड जेंडर बन जाता है, या फिर ये साइकोलॉजिकल भी होता है। ठीक है, साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, तो
यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि ट्रांसजेंडर कौन लोग होते हैं, या ऐसे लोग हैं या ऐसे लोग होते हैं जिनका जो बाई नेचर कोई सेक्स जो उनको प्रोवाइड किया गया है बाई नेचर, अगर उनका नेचर या उनका एक्सप्रेशन या उनका बिहेवियर उस पर्टिकुलर सेक्स के साथ मैच नहीं करता, मतलब अगर वो गर्ल पैदा हो रही है बट ही और शी इज़ बिहेविंग लाइक ए बॉय, तो उनको ट्रांसजेंडर बोल दिया जाता है। ठीक है, तो हम इस बारे में पढ़ते हैं कि थोड़ा सा हम इस पर देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये तो आपने सुना होगा कि LGBTQ, ठीक है, LGBTQ कम्युनिटी, और आप देखते हैं कि जो इनका फ्लैग है दैट इज़ रेनबो, आपको याद रखना है। आप रेनबो कलर का जो फ्लैग देखते हैं दैट इज़ एसोसिएटेड विद ट्रांसजेंडर राइट्स एंड एसोसिएशंस। तो LGBTQ को आप एक बार, मैंने आपके सामने ये रखा है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, मे बी दिस कैन बी आस्क्ड। जैसे लेस्बियन, ठीक है, लेस्बियन कौन लोग होते हैं? लेस्बियन ऐसी वुमेन होती हैं जो दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स वुमेन, ठीक है, वो बाई बर्थ तो गर्ल पैदा होगी बट उसका जो नेचर होगा वो एक लड़के जैसा होगा, मर्द होगा। तो वो जो अगर नेचर ही लड़के जैसा है देन he or she will get attracted towards girl only, ठीक है। तो इसलिए लेस्बियन वो वाली औरतें हैं जो लड़कियों की तरफ अट्रैक्टेड होती हैं एंड दे हैव डिजायर टूवर्ड द अदर वुमेन, ठीक है। उस तरीके से गे वो वाले मैन हैं विच आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अदर मैन, ठीक है, गे दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मैन। बाइसेक्सुअल ऐसे लोग होते हैं विच कैन हैव सेक्सुअल एंड रोमांटिक अट्रैक्शन, उनको रोमांटिक अट्रैक्शन जो है वो मेल की तरफ भी हो सकती है, फीमेल की तरफ भी हो सकती है। ट्रांस का मैं आपको बता चुकी हूँ, ट्रांस इस तरह के लोग हैं अगर जो उनको बाई बर्थ जो जेंडर प्रोवाइड हुआ है वो उससे अलग बिहेव करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्यूअर एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर ऐड, अभी ये जो हमारे पास ये लिस्ट है दिस इज गेटिंग एडेड विद टाइम, ठीक है। LGBTQ, आपको ये पहले जो 4 हैं ये याद रखने हैं कि इनका क्या मतलब है और ये किस तरीके से हो सकता है, पूछा जाए आपको, ठीक है, ट्रांसजेंडर। अब हम एक बार इंडिया में देखते हैं कि इंडिया में देखिए अब बहुत एक लंबी लड़ाई जो है वो लगी रही ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की, और फाइनली हम लोगों को अपने जो राइट्स हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के वो मिलते हैं। एंड ट्रांसजेंडर राइट्स जो हैं इनको बेसिक ह्यूमन राइट्स कहा गया है, ठीक है। तो जैसे हम देखते हैं कि ट्रांसजेंडर्स के साथ इश्यूज़ क्या क्या थे। पहले तो इनको लीगल प्रोटेक्शन नहीं मिलती थी, आप देखते थे कि कोई भी लीगल प्रोटेक्शन इनको नहीं दी जाती थी। पॉवर्टी अलग एक मसला है, आप देखते हैं कि जो ये कम्युनिटीज़ है, जैसे हमारे यहाँ पे जो हिजरा कम्युनिटी होती है या, तो इनको बहुत पॉवर्टी का शिकार है ये लोग, ठीक है, बहुत गरीबी है इनमें, और हरासमेंट और स्टिग्मा तो होता ही है, मतलब इन पे हंसा जाता है, मजाक बनाया जाता है, और फिर स्टिग्मा भी इन लोगों के साथ एक तरह का जोड़ा जाता है। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं बहुत टाइम तक इन लोगों ने फेस की हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है जिसके बारे में आपको याद रखना है, ये आपको पूछा जा सकता है कि नालसा जो है, जो नालसा का केस आया था वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014, पहले तो आपको इसकी डेट याद रखनी है, 2014 में ये केस आया था। इसके रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है ये, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि थर्ड जेंडर जो है ये जो है थर्ड जेंडर, जैसे जो हिजराज हैं या फिर ये हैं, तो इनको थर्ड जेंडर डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है। ऑफिशियली इनको हिजराज वगैरह जो कम्युनिटी थी इनको थर्ड जेंडर, इनको कोर्ट ने कहा कि ये थर्ड जेंडर है और कोर्ट ने इनको एक्सेप्ट किया, ठीक है, कोर्ट ने इनको रिकॉग्नाइज़ किया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो है इसको बोला गया कि कोई भी जो थर्ड जेंडर है, कोर्ट ने कहा कि ये हम इनकी जो आइडेंटिटी है उसको एक्सेप्ट करते हैं और थर्ड जेंडर को राइट्स देने की बात की गई, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स लेके आती है 2019 में, कुछ एक्ट बनाया गया जिसके मुताबिक इनको कुछ राइट्स दिए गए, तो ये 2019 में लाया गया, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि एक और केस हुआ था दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ नवतेज जौहर यूनियन ऑफ इंडिया 2018। आपके लिए दोनों केसेस इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ट्रांसजेंडर और ये जो थर्ड जेंडर है इट इज़ समथिंग जो न्यूज़ में है और ये किसी भी एसएसबी के एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपके लिए नवतेज जौहर यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का जो केस है आपको इसका नाम याद रखना है। दूसरी चीज़ याद रखनी है कब हुआ, 2018 में हुआ। इसमें क्या किया गया, आईपीसी की सेक्शन, आईपीसीज इंडियन पैनल जो कोड था उसकी सेक्शन 377 थी, जो होमोसेक्सुअलिटी यानी इफ़ ए वुमेन इज़ हैविंग रोमांटिक रिलेशनशिप विद अदर वुमेन, और इनको अगर शादी करनी है तो ये होमोसेक्सुअलिटी थी। होमो मीन्स सेम सेक्सेस, यानी वुमेन यानी मैन आपस में अगर दे हैविंग एनी रोमांटिक रिलेशनशिप या दे वांट टू मैरी और दे वांट टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो सेक्शन 377 के अंदर उनको क्रिमिनलाइज किया गया था। आपको याद रखना है सेक्शन 377 जो आईपीसी की थी उसके मुताबिक कहा गया था कि ये क्राइम है, लेकिन ये नवतेज जौहर केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 377
377 को स्ट्रक डाउन कर दिया गया और डीक्रिमिनलाइज यानी होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन इंडियन हिस्ट्री। होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज कब किया गया? नवतेज जौहर केस के अंदर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि होमोसेक्सुअलिटी क्राइम नहीं है, ठीक है। यानी अगर एक वुमेन की तरफ अट्रैक्टेड है और दे आर हैविंग ए सेक्सुअल रिलेशनशिप तो वो कोई क्राइम नहीं है, ठीक है। तो आपको ये दोनों केसेस याद रखने। फर्स्ट इज नवतेज जौहर 2018 जहाँ पे सेक्शन 377 क्या होता है मैं बता चुकी हूँ, होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज किया गया। वैसे ही इश्यूज ऑफ ट्रांसजेंडर क्या मैंने बताया, नालसा का जो केस है वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि 2014 में नालसा में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने जो थर्ड जेंडर है उसको रिकॉग्नाइज किया था और ये कहा था कि थर्ड जेंडर जो है ये एग्जिस्ट करता है, जो हिजराज वगैरह हैं ये थर्ड जेंडर में आते हैं। एंड सुप्रीम कोर्ट का ये कहना मतलब कहीं ना कहीं इस पूरी कम्युनिटी को बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि 133 कंट्रीज जो हैं वहाँ पे होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद 35 कंट्रीज हैं, 130 अभी भी बहुत कम, यानी 133 में से 35 ही कंट्रीज हैं जिन्होंने सेम सेक्स मैरिज का लीगलाइज कर दिया गया, ठीक है। इसके अंदर नीदरलैंड जो है फर्स्ट आता है। नीदरलैंड पहली ऐसी कंट्री है जिसने क्या किया है कि जिसने सेम सेक्स मैरिज को अलो कर दिया है, ठीक है। इंडिया इज स्टिल हैविंग ए डिबेट ऑन दिस, ठीक है। इंडिया में अभी भी इस पर डिबेट चल रही है। 35 कंट्री ने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया, यानी आप शादी आपस में कर सकते हैं, लेकिन होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज कितनी कंट्रीज ने किया? 133, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। इसके बारे में आप जानते हैं कि सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब ये है कि लेबर यानी फॉर एग्जांपल एक सोसाइटी, आपको कोई काम कराना है, ठीक है। आप एक पर्टिकुलर काम किसी औरत से ही कराओगे, पर्टिकुलर काम किसी मर्द से ही कराओगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल घर बनाने का काम है, यानी मिस्त्री का, मेसन्स का काम है, तो यहाँ पे ये इस तरीके के जो लेबर वाले काम है हम बोलते हैं यार ये तो मेल ही कर सकता है, ठीक है। या फिर कुछ इस तरह के काम है हम बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल दी, प्लम्बर का काम है या इलेक्ट्रिशियन का काम है, जो इस तरह के काम है ये मेल ही कर सकता है, ये फीमेल नहीं कर सकती है। यानी हम लेबर को यानी काम को डिवाइड कर देते हैं सेक्स के बेसिस पे, ठीक है। इसको सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग वर्क, यानी काम को डिवाइड कर देना ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स एंड जेंडर, इसी को हम बोलते हैं सेक्सुअल डिवीजन ऑफ वर्क। यानी एक पर्टिकुलर काम जो है एक पर्टिकुलर सेक्स ही कर सकता है या जेंडर कर सकता है, तो इसको हम सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर ही कहते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है, विद टाइम ये चीज़ें चेंज हो रही हैं, ठीक है। तो अप्रोचेज़ में हम देखते हैं इसमें दो तरह के अप्रोचेज़ हैं। एक है बायोलॉजिकल अप्रोच, ठीक है। बायोलॉजिकल अप्रोच का मतलब क्या है कि ये कहते हैं कि कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स पे डिवीजन ऑफ लेबर है, यानी स्ट्रेंथ, बायोलॉजिकल कैपेसिटी और स्टेमिना। फॉर एग्जांपल एक वुमेन जो है उसके अंदर इतना स्ट्रेंथ नहीं होता, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती, तो मैन जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इसलिए जो मतलब लेबर के काम है वो मैन से करवाए जाएँ, तो ये बायोलॉजिकल अप्रोच है। यानी बायोलॉजिकली जो है वुमेन आर वीकर देन मैन, इसलिए कुछ ऐसे काम हैं जिसमें ज़्यादा लेबर लगती है, ज़्यादा स्ट्रेंथ लगती है। फॉर एग्जांपल कोई किसी सामान को ढोने का काम है, या फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर काम है जैसे, तो वो पर्टिकुलरली उसी आर्मी का, जैसे एक टाइम तक आर्मी के अंदर बहुत मर्दों मेल्स आर मोर वो जाया करते थे, तो हमें अब दिखता है कि वुमेन आर ऑल्सो गोइंग इन टू दैट। बट एक बायोलॉजिकल अप्रोच काफ़ी टाइम तक चली, और बायोलॉजिकल अप्रोच का मतलब ये है कि डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन कैपेबिलिटीज़, और यही जो डिफरेंस है ये स्ट्रेंथ और बायोलॉजिकल कैपेसिटी और स्टेमिना जो है वुमेन और मैन का अलग अलग है, इसलिए जो है वो काम भी अलग अलग होंगे, ठीक है। इस बायोलॉजिकल अप्रोच को सपोर्ट कौन करता है? दैट इज़ लायनल टाइगर और रॉबिन फॉक्स। आप दोनों का नाम याद रखें, लायनल टाइगर, रॉबिन फॉक्स इसको सपोर्ट करते हैं। और यहाँ पे इनका ह्यूमन बायोग्रामर करके इनका बुक है, जहाँ पे कहते हैं कि मैन जो है पहले से हंटर्स थे, ठीक है। ये मतलब प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात करते हैं। ये कहते हैं मैन हंटर्स थे, वुमेन जो है वो रिप्रोडक्शन का काम, यानी दे हैव समथिंग बाय नेचर कि उनको दे हैव टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड। तो मैन हंटर्स हैं, वुमेन रिप्रोडक्शन का काम करती थी, इसलिए कुछ काम है अभी भी सोसाइटी के अंदर जो सिर्फ मैन कर सकते हैं, यानी मैन जो है वो लेबर वाला काम ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, और वुमेन जो है फॉर एग्जाम्पल घर के अंदर रह के वो वाला काम अच्छे से कर सकती हैं, ठीक है। ह्यूमन बायोग्रामर आपको याद रखनी है, और ये
किसकी बुक है, दैट इज़ लायनल टाइगर और रॉबिन फॉक्स जो है ये बायोलॉजिकल थियरी में बिलीव करते थे, ठीक है। दूसरी तरह की थियरी जो हमारे पास आती है, जो अप्रोच है, दैट इज़ सोशो कल्चरल अप्रोच, ठीक है। मोस्ट ऑफ द सोशो कल्चरल अप्रोच के सपोर्टर कौन है, फेमिनिस्ट, ठीक है। फेमिनिस्ट वो होते हैं जो वुमेन राइट्स की ज़्यादा बात करते हैं, ठीक है, वो वुमेन राइट्स के लिए फाइट करते हैं, ठीक है। तो उनका कहना है कि नहीं, ये रिजेक्ट करते हैं बायोलॉजिकल अप्रोच को, ये कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है, ये कहते हैं कि इक्वालिटी की बात करते हैं ये, और ये कहते हैं कि इक्वालिटी है, मैन और वुमेन जो है वो हर तरह से बराबर हैं, ठीक है। इक्वालिटी की बात करते हैं और ये कहते हैं कि ऐसा कोई काम नहीं है जो मर्द कर सकते हैं जो औरतें नहीं कर सकती, ठीक है। ये उस तरह के कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं। तो फेमिनिस्ट जो है ये कहते हैं सेक्स इज़ नेचुरल कॉन्सेप्ट बट जेंडर इज सोशल कंस्ट्रक्ट। ये कहते हैं सेक्स जो है वो तो चलो बाई नेचर दिया है भगवान ने, एक को लड़की बनाया, कोई लड़का बनाया, लेकिन जेंडर ऐसा है कि जो तुम सोसाइटी के साथ तुम बताते हो कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं, तो ये सोसाइटी ने हमें बताया, पर ये चेंज हो सकता है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन वाज नॉट राइट, वुमेन परफॉर्म। अब इसमें ये एक कॉन्सेप्ट बताते हैं कि जो मतलब प्री इंडस्ट्रियल एरिया था, प्री इंडस्ट्रियल एरिया यानी 18th सेंचुरी से 19th सेंचुरी से पहले, तो ये कहते हैं कि प्री इंडस्ट्रियल एरिया में जो है वुमेन भी हंटिंग करती थी, यानी वुमेन भी जो है ऐसे सारे काम करती थी जो मर्द करते थे। लेकिन जब इंडस्ट्रियल एरिया आया, इंडस्ट्रियल पीरियड आया, हम देखते हैं 18-19 सेंचुरी में जब इंडस्ट्री ज़्यादा आई, तो वहाँ पे फैक्ट्रीज थी, तो फैक्ट्रीज़ में ज़्यादा लेबर जो है मैन को रखा गया और वहाँ से डिफरेंस क्रिएट हो गया वुमेन और मैन के अंदर। वहाँ से आपने बताना शुरू कर दिया कि वुमेन जो है एक घर के अंदर ही रुकें, हाउस होल्ड का काम करें, और जो मैन है वो बाहर का काम करें, यानी फैक्ट्रीज़ का काम करें। तो जो फेमिनिस्ट हैं ये कहती हैं कि ऐसा नहीं है कि शुरू से आपने बोला कि मैन हंटर्स थे, कहती कि प्री इंडस्ट्रियल एरा में वुमेन सेम टास्क करती थी जो मैन करते थे, लेकिन इंडस्ट्रियल एरा जो है वहाँ से डिस्क्रिमिनेशन शुरू होती है, ठीक है। तो इस तरीके से सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर भी आपका कंप्लीट होता है। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर में कुछ भी नहीं है, बस यही है कि जो हम पर्टिकुलर काम सेक्स के बेसिस पे किसी पर्टिकुलर सेक्स से करवाते हैं। फॉर एग्जांपल माना जाता है कि औरतें अच्छा खाना बनाती हैं, तो ये एक कॉन्सेप्ट बन गया कि औरतें ही अच्छा खाना बनाती हैं, ठीक है। तो इसी अप्रोच को डिवाइड किया गया बायोलॉजिकल अप्रोच में, सोशो कल्चरल। बायोलॉजिकल अप्रोच ये मानती है कि बायोलॉजिकली वुमेन एंड मैन आर अलग अलग कैपेबिलिटीज़ हैं, तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं कुछ टर्म्स आपको करवा देती हूँ जो इंपॉर्टेंट हैं, जो पूछी जा सकती हैं, जिसमें आता है कि डबल बर्डन। देखिए डबल बर्डन क्या होता है, अनपेड डोमेस्टिक वर्क, ठीक है। जो फॉर एग्जांपल आपके घर में आपकी मदर हैं तो उन पे डबल बर्डन, इसको डबल बर्डन जॉब कहते हैं, यानी एक तो अनपेड, वो घर पे अंदर काम करती हैं, उनको डोमेस्टिक काम जितना भी करती हैं आप उनको पे भी नहीं करते हैं, उसके बाद वो मतलब केयर भी करती हैं, तो ये डबल बर्डन कहा जाता है इसको, और ये मदर्स पे होता है। डबल बर्डन जॉब वुमेन के लिए होती है, ठीक है। पिंक कॉलर जॉब्स क्या होती हैं, पिंक कॉलर जॉब्स का मतलब ये है कि कुछ ऐसे काम जो वुमेन के साथ एसोसिएट कर दिए जाते हैं, ठीक है, और उनको उस पर पे भी बहुत कम किया जाता है, ठीक है, तो इसको पिंक कॉलर जॉब कहते हैं, ठीक है। पिंक कॉलर जॉब, अब इसमें बहुत सी एग्जांपल हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप इसमें जैसे आप कहते हैं कि बुटीक का काम है, ठीक है, बुटीक का जो काम है या फिर जो पार्लर का काम है, तो आप देखें कि इसको ना एसोसिएट ही कर दिया गया। एक पार्लर जो है वो, जो पार्लर होती है, ब्यूटी पार्लर होती है, तो वो पर्टिकुलरली वुमेन ही होती है, तो ये इसको एसोसिएट कर दिया गया। लेकिन अब हम ऐसा नहीं देखते, अब हम देखते हैं कि चेंजेस आर कमिंग इन द वे, बट ये इसको पिंक कॉलर जॉब कहते हैं। पिंक कॉलर जॉब्स वो होती हैं जो वुमेन के बोला जाता है कि औरतें ही करेंगी और उस पर उनको कम पैसे मिलते हैं, पिंक कॉलर जॉब्स, ठीक है। जेंडर कॉम्प्लीमेंटेरिटी क्या होता है, बिलीव दैट मैन एंड वुमेन हैव डिफरेंट बट कॉम्प्लीमेंट्री रोल्स, ठीक है। कहा जाता है कि इनके रोल्स डिफरेंट हैं बट कॉम्प्लीमेंट करते हैं, यानी एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसको जेंडर कॉम्प्लीमेंट्री कहा जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपका ये वाला सब यूनिट भी कंप्लीट होता है, और होप मैंने आपको ये अच्छे से समझा दिया है। तो आपको ये सब यूनिट ये कंप्लीट करके इसके बाद हम इसके तीनों के एमसीक्यूज़ लेके आएंगे। एमसीक्यूज़ सीरीज़ आपकी जल्द से जल्द स्टार्ट की जाएगी, और फिर आपको जो है ये अपलोड कर दिया जाएगा टेस्ट ऑन ऐप, और आप हमारी ऐप जो है डायरेक्टली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और जितने भी कोर्सेज़ हैं आप वहाँ से अवेल कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।